नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार के साथ साथ अभिप्रेरणा चक्र की विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या वन वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका जवाब दे करके आप इस वीडियो को देख करके कितना सीखे इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आइए, इससे पहले कि हम अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें, अभिप्रेरणा कहते किसको हैं उसको संक्षेप में एक बार चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में अभिप्रेरणा जो है वो एक ऐसी अदृश्य आंतरिक शक्ति होती है या एक अदृश्य आंतरिक उत्तेजना होती है जो किसी भी बुद्धियुक्त प्राणी को उसकी पूरी योग्यता या क्षमता के साथ कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या उत्तेजित करती है या एक प्रकार का ऐसा तनाव उत्पन्न करती है जो कि तब तक बनी रहती है जब तक कि वह व्यक्ति उस कार्य को पूरा नहीं कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वह कारण जो हमें कार्य करने के लिए उकसाता है उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर भूख लगती है तो वो भूख लगने पर क्या करता है, उससे अभिप्रेरित उसके अंदर में एक तनाव उत्पन्न होता है और वह तनाव तब तक बना रहता है जब तक कि वो भोजन कर नहीं लेता। इसी तरह प्यास लगने पर पानी पीना और नींद आने पर सो जाना, ये सब क्रियाएं जो है वो मनुष्य अभिप्रेरणा के कारण ही करता है। अब आइए हम लोग जो है बात करते हैं अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की। दोस्तों, हम कोई भी काम क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है या वह कौन कौन से कारण हैं जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या अभिप्रेरणा की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सभी प्रश्नों से संबंधित अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वास्तव में अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत जो है वो ऊपर में जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एक तरह से जवाब देता है। तो आइए हम लोग जो है अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये कि अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से इसे जो है वो दो भागों में बांटा गया है। प्राचीन सिद्धांत जिसके अंतर्गत में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत आता है और नवीन या आधुनिक सिद्धांत जिसके अंतर्गत में कई सारे सिद्धांत आ जाते हैं, जिनमें से हम लोग चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणा के आवश्यकता एवं मांग सिद्धांत, अभिप्रेरणा के क्षेत्रीय सिद्धांत, अभिप्रेरणा के प्रनोद न्यूनता या अंतर्नोद सिद्धांत, अभिप्रेरणा के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत और अभिप्रेरणा के शरीर क्रिया सिद्धांत की। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल हैं, जिनकी जीवन अवधि जो है 1871 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है और यह जो है एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा था कि मनुष्य के अंदर में कुछ जन्मजात गुण या शक्तियाँ होती है जिसे हम मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, काम भावना, स्नेह, आकर्षण, प्रेम, जिज्ञासा, ये सब जो है जन्म से ही पाई जाती हैं, जिन्हें हम मूल प्रवृत्तियाँ के नाम से जानते हैं। यही मूल प्रवृत्तियाँ जो है हमें कोई भी कार्य या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम उस कार्य को तब तक करने के लिए क्रियाशील रहते हैं जब तक कि उन मूल प्रवृत्तियों को हम संतुष्ट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब मूल रूप से क्या है कि मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए ही व्यक्ति कोई भी कार्य या व्यवहार करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। मैकडूगल ने मुख्य रूप से जो है वो 14 मूल प्रवृत्तियों और उससे संबंधित 14 संवेगों की चर्चा की थी, जिसमें से मुख्य रूप से जो है हम लोग आइए हम लोग जो है इन 14 संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों को समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है भय संवेग। भय संवेग से उत्पन्न जो मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन।
पलायन अर्थात भाग जाना। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भयानक पशु को देखता है या किसी ऐसे डरावने चीज़ को देखता है अपने सामने, तो वो क्या करता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसके अंदर में क्या होता है, एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है और उससे जुड़ी हुई जो मूल प्रवृत्ति वो फॉलो करता है वो है कि पलायन कर जाता है, वह वहाँ से भाग जाता है। दूसरा हो गया क्रोध। जब क्रोध संवेग व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होता है तो वो क्या करने लगता है, लड़ाई करने लगता है। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त जो है आपके मुंह के पीछे चुगली करता है आपकी, तो आप क्या करोगे, उससे घृणा करोगे। तो घृणा करने के फलस्वरूप क्या होगा, आप उससे निवृत्ति करने लगोगे, मतलब उससे पीछा छुड़ाने लगोगे, उससे दूर अवॉइड करने लगोगे। तो घृणा से संबंधित जो मूल प्रवृत्ति है वो है निवृत्ति, और क्रोध से संबंधित जो मूल प्रवृत्ति है वो है युयुत्सा, जिसको कहते हैं लड़ाई या युद्ध की भावना आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है। इसी प्रकार वात्सल्य संवेग से संतान कामना, शरणागति जो है वो करुणा संवेग से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार कामुकता जब संवेग जागृत होती है, लस्ट जब उत्पन्न होता है तो काम वृत्ति की भावना उत्पन्न होती है। इसी तरह आश्चर्य संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। आत्महीनता संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है दया करना या दैन्य। अभिमान, आत्माभिमान संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है गौरव। एकाकीपन से संबंधित मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। भूख से संबंधित मूल प्रवृत्ति उन्होंने जो है भोजन खोजना या भोजनोन्वेषण उन्होंने बताया था कि भूख संवेग से भोजन की तलाश करने लगता है कोई भी व्यक्ति। तो ये इससे जुड़ा हुआ संवेग है। फिर है स्वामित्व। जब किसी चीज़ पर जो है जब स्वामित्व की संवेग उत्पन्न होता है तो वो क्या कर लेता है, उस पर अधिक ग्रहण कर लेता है या जमा कर उस पर जो है संग्रहण करने लगता है। कृति भाव का जब संवेग उत्पन्न होता है तो वो जो है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करने लगता है, रचना करने लगता है। आमोद या अम्यूज़मेंट जो है मनोरंजन जब से जुड़ा हुआ संवेग से जुड़ा हुआ जो मूल प्रवृत्ति है वो है हास्य। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप जैसे कि मान लीजिए आपको पूछा जाए कि भय संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति क्या है, तो आपने बताना है पलायन। ठीक है। इसी तरह अन्य में भी ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें जो है हम लोग शॉर्ट्स में समझ लेते हैं। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में समझते हैं, जैसे साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक या जन्मदाता जो हैं वो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है, जो कि जिनकी जीवन अवधि जो है 1856 से 1939 तक मानी जाती है। और यह जो है एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, नाड़ी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1905 ईस्वी में इनकी एक बुक आई थी 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। इस सिद्धांत में उन्होंने जो है इसमें जो है मुख्य रूप से इस सिद्धांत की चर्चा करते हुए इन्होंने ये बतलाया था कि मनुष्य की जो दबी हुई इच्छाएं होती है जो कि अचेतन मन में रहती हैं, हाँ वह जो है और मूल प्रवृत्तियाँ, ये जो है यही दोनों जो है मुख्य रूप से कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं या उकसाती हैं। ये मूल प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से उनके अनुसार 2 प्रकार की होती हैं, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। जीवन मूलक को उन्होंने जो है इरोस और मृत्यु मूलक को उन्होंने थैनोस भी कहा था। तो इसके अंतर्गत में उन्होंने बताया है कि जीवन मूलक जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण या निर्माणकारी भावना को उत्पन्न करती हैं, जबकि मृत्यु मूलक जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण या विध्वंसकारी भावना को उत्पन्न करता है। उन्होंने जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के मन की चर्चा की थी इसमें, जिसमें कि कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड की जो है उन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि जब हम कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चेतन मन में बैठ जाता है, और जब हम जानबूझ के कोई भी चीज़ को दबाते हैं तो वो अनकॉन्शस माइंड में रहता है, और यही अनकॉन्शस माइंड वाला जो अचेतन मन होता है वही व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए उकसाता है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि है ये
अब्राहम मैस्लो का वो है अभिप्रेरणा के मांग या आवश्यकता या पदानुक्रम सिद्धांत, जिसको आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, जैसे इसको जो इंग्लिश में नीड हिरार्की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है मुख्य रूप से अब्राहम मैस्लो को माना जाता है, जिनकी जीवन अवधि जो है वो 1908 से 1970 तक थी। और ये जो है ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में ये बतलाया था कि प्राणी या मानव जो है अपने जीवन को बचाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं की कमी महसूस करता है, या वो कुछ वस्तुओं की कमी महसूस करता है, और वही आवश्यकताएं या वस्तुओं की कमी जो है उसको कोई भी कार्य या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है मनुष्य का व्यवहार, कोई भी व्यवहार करने के पीछे या कोई भी कार्य करने के पीछे जो है मुख्य आधार जो है आवश्यकताएं होती है, और यही आवश्यकताएं उसको जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन आवश्यकताओं को उन्होंने जो है मुख्य रूप से 5 क्रमों में सजाया था। सबसे निम्नतम स्तर पर उन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को, और सबसे उच्चतम स्तर पर उन्होंने आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को सजाया था। और इसमें से हम लोग जो है मुख्य रूप से जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसके अंतर्गत उन्होंने जैसे भोजन, पानी, सेक्स या सांस लेना, ये सब जो जीवन के लिए जो जरूरी अति आवश्यक वस्तुएं हैं, अति आवश्यक चीज़ें हैं, उसको उन्होंने रखा था। इसके बाद इसकी पूर्ति होने के बाद उन्होंने बताया था कि वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जीविकोपार्जन के लिए जो है वो सोचता है, फिर बॉडी सिक्योरिटी को के लिए सोचता है। फिर ये जब सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब वो जो है सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने लगता है, सामाजिक मांग को पूरा करने लगता है, जिसमें कि फैमिली में रहना, फ्रेंड समूह में रहना, हाँ, सोसाइटी में अपना एक सम्मान बनाना, ये सब चीज़ों को वो उसके बारे में सोचने लगता है। और जब ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो वो जो है स्टीम नीड्स को पूरा करने लगता है, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने लगता है, जिसमें कि अचीवमेंट्स को प्राप्त करना, सम्मान को प्राप्त करना, पोस्ट को प्राप्त करना, ये सब चीज़ें को वो ज़्यादा तवज्जो देने लगता है या वैल्यू देने लगता है। और जब ये चारों आवश्यकता पूरी हो जाती है तो लास्ट में वो जो है आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को वो जो है पूरा करने लगता है, जिसमें कि हो गया कि नैतिकता, मोरलिटी वगैरह, या क्रिएटिविटी, या अपनी एक अलग फेम, पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने की चीज़ों को जो है वो महत्व देने लगता है। तो सबसे निम्नतम स्तर में जो है उन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को रखा था, और सबसे उच्चतम स्तर पर उन्होंने जो है वो आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताओं को रखा है। अब हम लोग बात करते हैं चौथा, जो कि है अभिप्रेरणा के क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस सिद्धांत में उन्होंने जो है मुख्य रूप से इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन को माना जाता है, जिनकी जीवन अवधि 1890 से 1947 ईस्वी तक थी। और ये जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे अधिकतर बिलोंग करते थे जर्मनी से। इन्हें जो है कुर्ट लेविन को जो है सामाजिक मनोविज्ञान के जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है। 1940 ईस्वी में उनकी एक बुक, ये जो सिद्धांत था उसको उन्होंने विकसित किया था, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ इन सोशल साइंस। तो ये पूरा नहीं हो पाई, तो 1951 ईस्वी में डॉर्विन कार्टराइट नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इस बुक को पूरा करके एडिट करके पूरा प्रकाशित किया 1951 ईस्वी में। और उस सिद्धांत में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए, मतलब क्षेत्रीय सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया था कि कोई भी प्राणी जिस क्षेत्र विशेष में वो रहता है तो वहाँ के जो वातावरणीय कारक होते हैं या जो परिस्थितियाँ होती है वही जो है किसी भी कार्य को करने के लिए, प्राणी को किसी भी कार्य को करने के लिए या उसके व्यवहार को जो है वो प्रभावित करती हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं पांचवा अभिप्रेरणा के प्रनोद न्यूनता या अंतर्नोद या चालक सिद्धांत के बारे में, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है क्लार्क लियोनार्ड हल को माना जाता है, जिनकी जीवन अवधि थी 1884 से लेकर के 1952 ईस्वी तक। ये अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो है इस सिद्धांत को 1943 ईस्वी में विकसित किया था। किसमें? तो व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत। 1940 ईस्वी में उनकी एक बुक आई थी मैथमेटिको
डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रूट लर्निंग, जिसमें इस सिद्धांत की शुरुआत की थी, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या जो है 1943 ईस्वी में व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने की थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि मनुष्य में प्राथमिक और द्वितीयक प्रनोद या अंतर्नोद या चालक होते हैं। चालक मतलब एक तरह का तनाव होता है, और वो जो है प्राथमिक अंतर्नोद, जैसे कि भूख लगने पर, प्यास लगने पर एक प्रकार का तनाव या दर्द उत्पन्न होता है, और वो तब तक बना रहता है जब तक कि हम भोजन नहीं कर लेते हैं। तो यही कह रहा था कि जो प्राथमिक अंतर्नोद है उसमें भूख, प्यास, यौन क्रिया आदि जो है ये प्राथमिक अंतर्नोद होते हैं। और द्वितीयक अंतर्नोद क्या होता है, जैसे कि पैसा या सम्मान आदि को प्राप्त करना, है ना। तो प्राथमिक अंतर्नोद को उन्होंने जैविकीय प्रनोद भी कहा था, और वो बताया था कि यही जो प्रनोद होते हैं या अंतर्नोद या चालक जो होते हैं वो प्राणी के अंदर में कोई भी कार्य करने के लिए एक तनाव या उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, और जिसको कम करने के लिए ही प्राणी कोई भी कार्य करने के लिए क्रियाशील बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है छठा, अभिप्रेरणा के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसके प्रतिपादक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनकी जीवन अवधि थी 1874 से 1949 ईस्वी तक। यह एक व्यवहारवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो है 1898 ईस्वी में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी मनुष्य जो है उसके सामने जब उत्तेजक प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और इसके फलस्वरूप ही वह जो है वो जो उत्तेजकों के प्रति जो वह अनुक्रिया करता है वही कोई भी कार्य करने के लिए उसे उकसाती है। इसके लिए उन्होंने जो है एक बिल्ली को पिंजड़े के भूल भुलैया बक्से में बंद करके उसके सामने जो है वो खाने वाली उत्तेजक मछली रख दी थी, जो कि उत्तेजक का काम कर रहा था, और उसके प्रति जो है अनुक्रिया करके बिल्ली जो है वो उस पिंजरे से बाहर निकल जाती है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में चर्चा की हुई है। तो मुख्य रूप से इसमें यही बात ध्यान में रखनी थी कि जब तक उत्तेजक उसको प्राप्त होता रहेगा, उद्दीपक उसको प्राप्त होता रहेगा, स्टिमुलस उसको प्राप्त होता रहेगा, तो प्राणी अनुक्रिया करके और सीखेगा या कोई भी कार्य को जो है करने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसको एसआर थ्योरी, और स्किनर द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसको आरएस थ्योरी कहा जाता है। रिस्पॉन्स पहले और स्टिमुलस उसमें बाद में आता है, जबकि थॉर्नडाइक वाला में क्या होता है कि स्टिमुलस पहले और रिस्पॉन्स उसके बाद में वो करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में जो है स्किनर वाले में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सातवां है प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसके प्रतिपादक जो है बॉल्स एवं कॉफमैन माने जाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बतलाया था कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य जो है अपने वातावरण में स्थित वस्तु एवं परिस्थितियों से प्रभावित होकर करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, इस संदर्भ में उन्होंने जो है वो जितने भी वातावरण में उपस्थित तत्व थे उनको धनात्मक और ऋणात्मक प्रोत्साहन के रूप में बांटा था, और उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं, सहायता करती हैं, वो धनात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि पुरस्कार हो गया, तो वो सब लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती हैं। जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन में क्या हो जाता है कि बच्चे को लक्ष्य तक पहुंचने में वो रोकते हैं, जैसे कि दंड हो गया, है ना। तो ये मुख्य रूप से उन्होंने चर्चा की थी। अब हम लोग आठवां देख लेते हैं, अभिप्रेरणा के शरीर क्रिया सिद्धांत, फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं मॉर्गन। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है उन्होंने ये बतलाया था कि मनुष्य के शरीर के अंदर में उसकी जो तंत्रिका तंत्र है या जो अंदर के जो तंत्र हैं उसके अंदर में कई सारे परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण वह किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। मतलब शरीर के शारीरिक तंत्रों में होने वाले परिवर्तन के कारण ही मनुष्य कोई भी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। ये उन्होंने जो है मुख्य रूप से बताया होता है अभिप्रेरणा के शारीरिक क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत। अब जो है हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम पूछने जा रहे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे करके और आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसका जवाब आपको जो है वन वर्ड में देना है, एक या दो शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है।
दूसरा है, मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में कितने संवेग एवं मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की थी। तीसरा है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार सबसे निम्नतम स्तर एवं सबसे उच्चतम स्तर की आवश्यकता कौन है। चौथा है कि भय संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या है। पांचवा है कि अभिप्रेरणा के क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। और छठा है कि मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने तरह की आवश्यकताओं की बात कही थी। तो ये 6 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।